जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है एक मोटिवेशन से शुरू होगा। मोटिवेशन आज का यह है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। ठीक, जिसने रातों से है जंग जीती, सूरज बनकर वही चमकता है। तो अगर आप भी रातों को नहीं जग रहे हैं और जग सिर्फ इसलिए रहे हैं कि मोबाइल के रील्स को चलाएं और अपने पसीने को पढ़ाई के लिए नहीं बहा रहे हैं, तो आप भी वही उन्हीं की श्रेणी में है जो असफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, भारत संसाधन एवं उपयोग के प्राकृतिक संसाधन को, तो हम लोग का जो हमेशा से रहा है कि जब चैप्टर समाप्त हो जाता है तो हम लोग का काम क्या होता है कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं बार बार। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन पहला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के थ्रू समझा था, क्षेत्र वाइज की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से कारक हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है या भूक्षरण होता है। तो यहाँ पर पॉइंट डिनोट हुआ है पंजाब। अब इसके साथ साथ और भी दो राज्य थे, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आप रिवीजन भी किए होंगे, तो इन ऑप्शंस को चुनिए और देखिए कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। क्या वह वनोन्मूलन है, या गहन खेती है, या अति पशुचारण है, या अधिक सिंचाई है। तो हम सब जानते हैं कि पंजाब में हरित क्रांति आई थी, ठीक है, और हरित क्रांति के समय अत्यधिक सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, जिसके कारण वहां की भूमि के में धीरे धीरे निम्नीकरण की समस्या पैदा हुई। इसमें होता क्या है कि जो भूमि के नीचे के जो खनिज होते हैं, रसायन होते हैं, उनके संतुलन क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है, अत्यधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। और जब ये अधिक सिंचाई होती है तो इसी से जलाक्रांतता, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये पहला सवाल का जवाब होगा डी ऑप्शन, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। सोपानी कृषि कहाँ होती है, यह इसी का दूसरा नाम होता है सीढ़ीदार खेती। अब तो आपको समझ में आ गया होगा किस राज्य में प्रचलित है। ये क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्या हरियाणा में होती है, या पंजाब में, या बिहार का मैदानी क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड में। तो चूंकि सीढ़ीदार खेती हम जानते हैं कि पर्वत पठार पर ही हो सकती है, पर्वत पर ही हो सकती है, या मान लीजिए कि पहाड़ का ये हिस्सा है, तो ऐसे ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है, ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाती है। और चूंकि पहाड़ कहाँ है, इन राज्यों में तो है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड सही जवाब होगा, जहां पर सोपानी या सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब इस सोपानी कृषि में भूमि का क्षरण न हो, भूक्षरण न हो, भूक्षरण न हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समोच्च जुताई। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, समोच्च जुताई करते हैं, जिससे कि क्या है कि जो इसके ऊपर से जल, वर्षा का जल जब बहेगा तो उसके साथ साथ कम मात्रा में अपने साथ मिट्टी का अपघटन करे, इसलिए समोच्च जुताई करनी चाहिए। समोच्च जुताई का मतलब क्या है, ये जो खेती है तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे जुताई करेंगे, ऐसे सीधे नहीं, क्योंकि अगर ऐसे कर देंगे तो एक नाली बन जाएगी जिसके मदद से मिट्टी क्या हो जाएगी, ज्यादा तेजी से बह जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड, जहां पर सोपानी कृषि होती है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है
कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। अब सब जानते हैं कि हमारे देश में जो मरुस्थल है वो किस राज्य में है, मुख्यतः राजस्थान में है। ये हम सबको पता है ना, मैप के हिसाब से भी हम लोग देखे थे। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। लेकिन इसकी जो मृदा है वो थोड़ी बहुत कहाँ कहाँ पहुंची है, गुजरात के भी कुछ इलाके, जो कि कच्छ का जो रण है, सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहां पर भी आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। इस मृदा में क्या होती है, बालू होता है, बालू। और इसमें वाटर लॉगिंग यानी पानी को पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, की क्षमता कम होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। इसके बाद है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो हमने उसमें दूसरा नाम भी पढ़ा था, क्या वह बेंजीन है, या यूरिया है, या एट्राजीन है, या फास्फोरस है। तो इसका सही जवाब होगा एट्राजीन। इसी को हम लोग एंडीन भी कहते हैं, एंडीन, एंडीन भी इसको कहते हैं। तो एट्राजीन वह रसायन है, या एड्रीन, एड्रीन वह रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन की क्षमता को नष्ट कर देता है, जो कि मेढक के जो प्रजाति है उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इसको रिवीजन किया होगा तो इसमें कोशिश करने में मजा भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसको तो आप वीवीआई लगा लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, क्या वह बलुई मृदा है, रेगुड़ मृदा है, लाल मृदा है, या फिर पर्वतीय मृदा। तो इसका सही जवाब होगा रेगुड़ मिट्टी। इसका एक और नाम है, काली मिट्टी का एक और नाम है काली कपासी मृदा। रीजन क्या है कि जो काली मृदा होती है, काली मृदा होती है, इस पर कपास की खेती सबसे अच्छे तरीके से की जाती है, कपास की खेती। और यह कपास की खेती सबसे अधिक होती कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका रीजन ये है कि महाराष्ट्र में ही क्या है, काली मृदा का सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है, विस्तार है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका फायदा हम लोग जो करते हैं कि थ्योरी के बाद क्वेश्चन करते हैं, इसमें थ्योरी जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो जब क्वेश्चन करते हैं तो वो चीजें क्या होती है, एक एक करके बैठ जाती है माइंड में। ठीक है, और इसको बार बार आप रिवाइज करोगे, आपका एग्जामिनेशन में भी खूब बढ़िया से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 6 कि नवीन जलोढ़, इसको भी हमने पढ़ा है अच्छे से। मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं जो कि जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा वह कितने प्रकार की होती है। आयु के हिसाब से हम देखें तो यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी जलोढ़, ठीक, और दूसरी होती है नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ का नाम हम लोग क्या जानते हैं, बांगर। ठीक है, जो कि पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और जबकि नई जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। इन दोनों की अपेक्षा जो ये खादर भूमि है, ये मृदा है, वो ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ होती भी है। तो नवी जो जलोढ़ है, बांगर, रेगुड़, खादर या लेटराइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा, खादर। ठीक है, जबकि हम लोग पूछे कि पुरानी, तो पुरानी वाले क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। इसको भी हम लोग पढ़े थे। जलोढ़ मृदा क्या वह वायु से बनती है, या ज्वालामुखी से बनती है, कि नदियों के द्वारा बनता है, या फिर हिमनद के द्वारा बनता है। तो हम सब जानते हैं कि जब पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जो पर्वत होते हैं, वहां से जो ग्लेशियर्स होते हैं, वहां से जब पानी निकलता है, बर्फ पिघलकर या वर्षा के बूंदे बनकर, तो इसी से क्या बनती है,
जब हमारे पर्वतों के जो टुकड़े हैं इसमें अपक्षय के रूप में, अवसाद के रूप में जब इसमें आते हैं, और जब नदियां एक जगह पर इसे बिछा देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो इसका जो तो आंसर होगा वह नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ये स्पेशली पूछा गया है उत्तर बिहार में। तो हम अगर देखें तो कुछ बिहार इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लो ये बिहार है, तो ये तो गंगा है ऐसे मान लीजिए, ये है उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार, और यहाँ भी पूरी तरीके से जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो वही बोला है कि इस क्षेत्र में जो बालू प्रधान है, जो जलोढ़ मृदा है, उसको क्या बोलते हैं? क्या खादर बोलते हैं, कि बांगर बोलते हैं, या दियारा भूमि कहते हैं, या फिर रेगुड़ भूमि कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है, 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, काली मिट्टी का रंग काला होने के कारण मुख्य कारण क्या है? यानी कि काली मिट्टी नाम से ही है काले रंग की होती है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्या वह ह्यूमस के कारण? ह्यूमस का हिंदी होता है जीवाश्म, जीवाश्म या जीवों का अवशेष जो होता है वो, लौह का अंश, लोहा का अंश, या फिर टाइटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जैव पदार्थ, या फिर चूना? तो काली मिट्टी का जो काला रंग है वह ऑप्शन नंबर सी टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं जो काली मिट्टी होती है वह ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान से के अपक्षय के कारण यह होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, यहाँ आ ही गया कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वो मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से होता है? तो इसके बारे में ही अभी बात चल रही थी। क्या वह ग्रेनाइट है, या बलुआ पत्थर है, या बेसाल्ट की चट्टाने हैं, या फिर चूना पत्थर है? तो इसका सही जवाब होगा बेसाल्ट की चट्टाने, जो कि ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं उससे बनता है। ज्वालामुखी जैसे कुछ इस तरीके से होते हैं। ये ज्वालामुखी के मुंह को हम लोग क्रेटर कहते हैं। इसके अंदर से जो लोहा के जो पिघले हुए रूप में से निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। लेकिन यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तब वो बन जाता है लावा, और यही जो लावा है वो बीच बीच के एक चट्टान बना देते हैं। ठीक है, जो कि होता है बेसाल्ट चट्टान, और इसी के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट चट्टान। क्वेश्चन 11 नंबर का आ रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसको हम लोग डिस्कशन भी किए हैं और पढ़ाई भी किए हैं। गेहूं, धान, कपास, या फिर जूट? तो इसका सही जवाब होगा कपास। अब इसी से सूती वस्त्र, सूती कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसके बाद कपास की जो खेती है, अभी बात भी किए थे कि सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। रीजन क्या है? कि जो काली मिट्टी है उसका विस्तार सबसे ज्यादा यहीं पर है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास। अगला है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो अभी बात किए थे हम लोगों ने, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? इसमें एक विशेष क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। पहला है निक्षेपण, तो निक्षेपण तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी है निक्षालन, सी है अपर्दन, और डी है वाष्पीकरण। तो देखो निक्षेपण और अपर्दन की जो क्रियाएं होती है वह नदियों के द्वारा की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो नदियां हैं ये इस प्रक्रिया करती हैं, जिसके वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये तो ऑप्शन गया। ठीक है, अब बच गया निक्षालन। निक्षालन क्या होता है?
जो ज्वालामुखी से ही ग्रेनाइट वाली जो चट्टानें बनी होती हैं, ग्रेनाइट और नीस, ये जो चट्टानें होती हैं, इस पर जब 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर नहीं तो बहुत ही कम हो गया, इससे भी ज्यादा मात्रा में, यानी कि अत्यधिक वर्षा, समझिए अत्यधिक वर्षा, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में क्या होती है कि इसमें जब बारिश का पानी आता है तो इसमें से जल में जो घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील पदार्थ होंगे, घुलनशील जो पदार्थ होंगे वह जल के साथ घुलकर बह जाएंगे और बाकी बच जाएगा लौह अयस्क। क्या बच जाएगा? लौह ऑक्साइड, ठीक है, और इसके साथ एल्यूमिनियम, जो कि मिट्टी पानी के साथ यह नहीं बहेगा, और इन्हीं की प्रधानता के वजह से यह लेटराइट मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? निक्षालन की प्रक्रिया। क्वेश्चन इसे उल्टा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखी जाती है, या निम्न में से कौन सी मिट्टी निक्षालन के जो प्रभाव है उसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब होगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी, निक्षालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? जैसे आ ही गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह एवं एल्यूमिनियम या फिर पोटास। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लौह एवं एल्यूमिनियम किसमें क्या होती है? प्रधानता होती है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो जल के साथ घुलकर बह जाती हैं। ठीक है, और बच जाते हैं लौह एवं एल्यूमिनियम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, लेटराइट मिट्टी में उचित उर्वरक देने पर कौन कौन सी फसलों को हम उगा सकते हैं? इतने लौह ऑक्साइड होने के बावजूद अगर हम अच्छे से खाद डालें, उर्वरक डालें, तो कुछ फसलों को उगा सकते हैं। क्या हम कपास उगा सकते हैं, या गेहूं, चाय, कॉफी या काजू, या फिर जूट? तो ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, चाय, कॉफी एवं काजू लेटराइट मिट्टी में हम उगा सकते हैं। चाय को हम लोग उगाते हैं कहाँ पर? असम में, इसी मिट्टी पर। ठीक है, उसके बाद कॉफी और काजू, कॉफी को तो कर्नाटक में उगाया जाता है और काजू को केरल में, और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में इसे उगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेटराइट मिट्टी को किस उद्योग के लिए उपयोगी माना जाता है? इसको हम लोग क्लास के समय में भी देखे थे। सीमेंट उद्योग, ईंट निर्माण, वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेटराइट शब्द ही होता है वह ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का जो एक शब्द होता है लेटर, लेटर LATER, इसी शब्द से लेटराइट बना है। और चूंकि इस लेटर शब्द का अर्थ ही होता है ईंट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ईंट निर्माण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इससे जो बने ईंट होते हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? अगर किसी भी देश में, जैसे भारत है, मान लो भारत देश में, अगर हमारे देश की जो पर्यावरणीय स्थिति है उसको अगर हमें सही से संतुलित रखना है, तो हमारे देश के कितने हिस्सों में क्या होना चाहिए? वन। तो ये मान लीजिएगा भारत है, शॉर्टकट में देखें तो ये पूरा जो भौगोलिक है, क्या वह 23% हो, 33% हो, या 43% हो, या फिर 53% हो? तो कितना होना चाहिए? 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। पूरे किसी भी देश के क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 33%, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? अब देखो,
33% के जो जो भी वन का जो रिक्वायरमेंट था उसको प्राप्ति के लिए हमने एक राष्ट्रीय वन नीति लाई। इसी में हम लोगों ने उद्देश्य रखा कि हमारे भी देश में 33% वन होने चाहिए और बहुत सारे कार्यक्रम लाए थे। लेकिन वह स्वतंत्र भारत यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद आई थी। तो क्या वह 1947 में आई थी या 50 में या फिर 52 में या फिर 1988 में? तो इसका सही जवाब होगा 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी। और इसी राष्ट्रीय वन नीति के तहत कहा गया था कि भारत में 33% क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। इसी का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है इतने सालों के बाद भी हम मात्र 25% के वन के विस्तार तक ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, जो कि अभी भी बहुत ही कम है, लगभग 10% के आसपास कम है, 8% है। तो हमें इस गैप को फिल करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो 1952 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है 19। फिर से रिपीटेड सवाल है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देख लिया है, अधिक सिंचाई। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा ये देख लो, ये जो खनन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ होती है? तो झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में खनन होती है एवं वनोन्मूलन। ये दो कार्य होते हैं जिससे क्या होती है? भूमि का निम्नीकरण होता है। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खनन और वनोन्मूलन की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है, जिससे भूमि का जो निम्नीकरण है वो हो रहा है। बाकी एक ये ऑप्शन है अति पशुचारण। यह हो रहा है कहाँ पर? महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में अति पशुचरण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और वनों की कटाई तो लगभग सभी जगह हम लोग कर रहे हैं, जिससे वन का जो क्षेत्रफल है बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जलाक्रांता है, वन उन्मूलन है, अति पशुचारण है या फिर शहरीकरण है। तो हमने अभी बात किया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण वह प्रक्रिया है, क्रिया है, जिसके वजह से भूमि का निम्नीकरण तेजी से होता जा रहा है। यानी कि चारागाह में बिना किसी नियम कानून के हम लोग अत्यधिक मात्रा में पशुओं को छोड़ दें और डेली उसको चक्रीय रूप से नहीं छोड़े घासों को, तो यह क्या हो जाएंगे? पशु उसको बेहिसाब चर जाते हैं, जिसके वजह से मिट्टी के ऊपरी घास नष्ट हो जाती है और अपरदन बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? खनन गतिविधियां, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण या फिर बाढ़? तो इसका सही जवाब होगा खनन गतिविधियां और वनोन्मूलन। क्योंकि जहां पर खनन करना होता है नॉर्मली इन राज्यों में जो वन है उनका प्रतिशत क्या है? थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पर मिनरल्स भी यानी कि खनिज भी क्या है? ज्यादा पाए जाते हैं। अब जहां भी सरकार को लगती है कि खनिज यहाँ पर है, वहां के वन को काट देते हैं। तो दोनों गतिविधियां होती हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खनन गतिविधियां। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 22 नंबर, जलाक्रांतिता, वाटर लॉगिंग, ठीक है, किससे उत्पन्न होती है? ऐसा क्या होता है कि जलाक्रांतिता स्टार्ट हो जाती है? क्या कम सिंचाई करने से होती है, अधिक सिंचाई करने से होती है, या कम वर्षा से होती है, या फिर वनों की वृद्धि से होती है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक सिंचाई से होती है। जब हम आवश्यकता से अधिक जल सिंचाई कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये भूमि है जो दिखाया गया है,
और ये ऊपर हमने क्या किया, खूब जल यानी कि सिंचाई के द्वारा हमने खूब जरा जल यहाँ पर लगा दिया, सिंचाई कर दिया। और हम जानते हैं कि नीचे भूमिगत जल भी है, भूमिगत जल भी है। तो होता क्या है कि इसमें ऊपर इतने ज्यादा जल होते हैं, ज्यादा मात्रा में, कि वह नीचे भी आने लगते हैं और नीचे के जल रिस रिस कर ऊपर भी जाने लगते हैं इसी के सहारे। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी रसायन हमारे भूमि के अंदर है उनका जो संतुलन है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, जिसके कारण ये जो ऊपरी मिट्टी है वह या तो अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, या फिर क्षारीय हो जाती है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यह भूमि निम्नलिखित हो जाएगी, ठीक है, यानी इसका क्षरण हो जाएगा। तो ये जलाक्रांता भी एक प्रकार की समस्या है भूमि के लिए, जो कि अधिक सिंचाई के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न में है कि पट्टिका कृषि विशेष रूप से किस प्रकार के अपरदन को रोकने में सहायक होती है। अपरदन कई प्रकार के होते हैं, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, ज्वार और भाटा के भी द्वारा होती है। तो हमें यह देखना है कि जो पट्टिका कृषि होती है यह किस तरह के अपरदन को रोकने के लिए सहायक है। नदी अपरदन, हिमानी अपरदन, वायु अपरदन, या फिर समुद्री अपरदन। तो हम जानते हैं कि अगर कोई खेती है, वैसी पहले तो ये रखना कि जो पट्टिका कृषि होती है वह शुष्क प्रदेशों में होती है ज्यादातर। जो सूखे इलाके होते हैं वहां पर इसकी खेती की जाती है। और इसमें क्या होता है कि खेतों के किनारे किनारे हम लोग बड़े बड़े वृक्ष लगा देते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाते हैं, या बड़े बड़े पौधे वाले फसल को हम लोग बो देते हैं पूरे इस एरिया पर। इसको तो बड़ा हम लोग कर ही दिए, लेकिन इसमें जो जरूरी जो हमारे खाद्य के लिए होती है उसको भी हमने यहाँ बो दिया। अब होता क्या है कि अगर तेजी से हवा भी बहेगा तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, हवा का वेग रुक जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर हमने फसल को बो रखा है उसके वजह से भी हवा का गति क्या हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ की जो मिट्टी होगी उसका जो अपरदन की जो गति पहले तेज थी, जैसे ही हमने पट्टिका कृषि की उसकी जो गति हो जाती है वायु की, वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिससे मिट्टी का अपरदन थोड़ा सा कम होता है। तो पट्टिका कृषि वायु के अपरदन को रोकने में यह क्या होती है, सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है 24, पट्टिका कृषि का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था शुष्क क्षेत्र, तो यह होता है मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेशों में इस तरह की कृषि की जाती है। जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, पश्चिमी पंजाब भी हो जाएगा, पश्चिमी पंजाब हो जाएगा, और गुजरात के भी कुछ एरियाज में इस तरह की कृषि की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेश। 25 नंबर प्रश्न है कि समोच्च जुताई किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है। इसके बारे में भी शुरुआत में हम लोगों ने देख लिया है। ऑप्शन है कि पर्वतीय एवं ढलान क्षेत्र में, ढालदार क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, या फिर डेल्टा वाले क्षेत्र में। तो जो समोच्च जुताई होती है वह पर्वतीय एवं ढलान क्षेत्रों में होती है। इसमें हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले इसको देखा था, जिसमें सीढ़ीदार खेती भी की जाती है यहीं पर। आगे बढ़े तो आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। 26वां प्रश्न है कि मिट्टी की ऊपरी परत को के हट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी भूमि है, मिट्टी है, उसके ऊपर के परत को हट जाए तो क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, भूक्षरण होता है, निक्षेपण होता है, या फिर सिंचाई होती है। तो जब भी मृदा का ऊपरी परत हट जाता है तो उसी को तो हम कहते हैं क्या, भूक्षरण। किसी भी माध्यम से, किसी भी कारक से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत क्या हो जाती है, हट जाती है, तो उसी को हम कहते हैं भूक्षरण। और आखिरी सवाल आज का 27, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भूक्षरण रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है। वनोन्मूलन, खनन, वृक्षारोपण, या फिर अति पशुचारण। तो आप देखोगे वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई करना, खनन तो आप जानते ही हैं,
अति पशुचारण से भी नुकसान होता है। तो ये तीनों के तुन क्या है, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव ऑप्शन है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा वह होगा वृक्षारोपण। यह वृक्षों का जो रोपण है यह बहुत सारे पर्यावरणीय कारकों से हमें बचाने के लिए भी उपयोगी है। तो हमें सभी को वृक्षारोपण करने की जरूरत है। हमारे देश को जो कि 33% वन के क्षेत्रफल को अचीव करना है, उसमें हम सहायता कर सकते हैं। अपने आसपास के जीवित जो पेड़ हैं उनको नहीं काटकर अपने खाली स्थानों पर पेड़ों को लगाकर हम अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्लास 10th के जो क्लासेस हैं, जो सिलेबस हैं, वो समय के अनुसार उसमें भी हमें संतुलन लाना होगा। क्योंकि जब एग्जामिनेशन का समय आएगा तब वो आपको सोचिए कि 1 महीने में 15 दिनों में कंप्लीट कोर्स कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें भी आपको संतुलन बनाए रखना है। समय के अनुसार अपने चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, हर विषय को का अपना अपना फेयर कॉपी बनाइए। ये बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं तो है, लेकिन फेयर की कॉपी तैयार नहीं करते हैं। इसका निगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है, निगेटिव पॉइंट क्या क्या हो जाता है कि जिसका फेयर कॉपी मान लो कि नहीं है, ठीक, फेयर कॉपी नहीं है, वह साल भर पढ़ लिया और आगे कहा कब, दिसंबर का महीना, ठीक है, या जनवरी का महीना, और फरवरी में हम लोग का बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें होगा क्या कि जिसके पास फेयर की कॉपी है वह अंतिम समय में क्विक रिवीजन कर सकता है, अपने नॉलेज को दोबारा से रिकॉल कर सकता है। लेकिन जिसके पास ये नहीं होगा उसे पूरी की पूरी किताबें फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें मुझे आती है और कौन सी चीजें नहीं आती है। तो इसका भी ध्यान रखें, और समय के साथ रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन एक दवा का काम करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में। बेस्ट ऑफ लक।